हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर किसी ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो इस कार्ड पे क्लिक करके पहले लेक्चर सेकंड देखिए। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपन कन्वर्जन देखते हैं, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो देखो वो टेम्परेचर जहां सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर बोले तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसे मेल्ट होना ही कहेंगे। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में एग्जैक्ट देखे तो 273.16 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज ए इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो 2 सॉलिड लें और एक का मेल्टिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का मेल्टिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बोले तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है? ज्यादा। तो उसको तोड़ने के लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी या और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। ठीक है, और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट देखो, एक अच्छी सी चीज को अच्छे से नोटिस करते हैं। सपोज करते हैं कि ये अपन ने आइस लिया था और ये किसी सर्टेन नेगेटिव टेम्परेचर पे था। जैसे मान लेते हैं कि -13 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन ने इसको हीट दी। जैसे ही हीट दी तो ये हीट यूज करके इसका टेम्परेचर चेंज हो गया -13 टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन ने इसको और हीट दी तो इसका टेम्परेचर चेंज होकर -4 टू 0 हो गया। अब जब इसको और हीट देते हैं तो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री रहा। हालांकि आइस जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब इसके बाद में अपन ने और हीट दी तो उस वाटर का टेम्परेचर और बढ़ा। तो हर स्टेप में जब अपन ने हीट दी तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, एक्सेप्ट दिस स्टेप। तो ऐसा क्यों? इस स्टेप में वो हीट कहां गई? क्या वो हीट का कोई यूटिलाइज नहीं? वो हीट गई तो गई का जो अपन ने दी थी। तो देखो वो हीट जो है वो यहां पर आइस के पार्टिकल ने यूज की, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, जिससे वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे। और जैसे ही दूर जाएंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम हुआ और आइस जो सॉलिड स्टेज में था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेज में। और इस काम के लिए भी तो एनर्जी चाहिएगी और वो हीट इस काम के लिए यूज हो गई। इसी वजह से वो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ हीट बाहर से विजिबल नहीं हो रही। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस हीट का कुछ फंक्शन है, इसलिए इसे कहेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब जो हीट छुप गई हो, हाइड हो गई हो, उसे क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। तो देखो द हीट एनर्जी इज यूज्ड इन चेंजिंग स्टेट सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और दिस एक्स्ट्रा एनर्जी डिक्रीज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और इसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जब अपन इस पर्टिकुलर स्टेप में होते हैं और टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, तो उसमें ये थ्योरी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखे अगर एग्जाम में आएगी, तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। इसको अमाउंट फिक्स लेंगे, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? एक फिक्स अमाउंट, कितना? 1 kg, फिक्स प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़े उसे क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप पहले ही अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। ठीक है, इधर भी 2 डेफिनेशन है, ठीक वैसे के वैसे जैसे मेल्टिंग में थी। एक मेल्टिंग पॉइंट की जगह यहाँ होगा बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट।
और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक वो की वही, जैसे लेटेंट हीट का कंसेप्ट फ्यूजन में लगता है वैसे वैसे वेपराइजेशन में भी लगता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ, उधर सॉलिड लिखा था यहाँ लिक्विड कर देंगे, इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट सेम के सेम। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगर सपोज करो कि आपने कंटेनर में खाली आइस डाल रखी थी और थोड़ी देर बाद में उस कंटेनर में आइस भी दिख रही है और वाटर भी दिख रही है, और अगर कोई आपसे पूछे कि अब इसका टेम्परेचर कितना है, तो क्या आप बिना थर्मामीटर टेम्परेचर बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं। ये चीज कितने टेम्परेचर पे होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कैसे पता चला? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आइस किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में। अगर टेम्परेचर 0 से कम होता तो सिर्फ आइस दिखती, अगर टेम्परेचर 0 से ज्यादा होता तो सिर्फ वाटर दिखता। क्योंकि आइस और वाटर दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये टेम्परेचर कितना हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ऐसा कैसा? अगर आप एक कंटेनर में वाटर को गर्म कर रहे हैं और आपको उसके ऊपर से वेपर निकलती हुई दिखाई देने लग गई, और अगर आपसे अब पूछे कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 100 से कम होता तो सिर्फ वाटर वाटर होता, कोई वेपर नहीं होती, और अगर 100 से ज्यादा होगा तो वेपर वेपर होगी, कोई वाटर नहीं होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, विच हैज मोर एनर्जी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर है, तो इनमें से किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? देखो टेम्परेचर दोनों का सेम है, पर एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? तो किसमें ज्यादा होगी? स्टीम में ज्यादा होगी। कैसे? देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी तो 100 डिग्री स्टीम में भी होगी साथ में, क्योंकि 100 डिग्री होने के बाद उसने कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की थी। कौन सी? लेटेंट हीट की, जिससे उसने वाटर को किसमें कन्वर्ट किया था? स्टीम में। तो स्टीम के पास एक्स्ट्रा क्या है? लेटेंट हीट है, और एक्स्ट्रा लेटेंट हीट होने की वजह से स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। आइस और वाटर में देखे तो आइस और वाटर के कंपेयर में किस में होगी? वाटर में ज्यादा होगी। वही एडिशनली इसमें भी क्या होगा? लेटेंट हीट। इस एक्स्ट्रा लेटेंट हीट की वजह से वाटर जो है वो ज्यादा हीट रखता है। किसके कंपेयर में? आइस के कंपेयर में। तो अगर अपन से पूछा जाए आइस और वाटर में से ज्यादा हीट किसके पास है, तो वाटर के पास। और ज्यादा कूलिंग कौन देगा? तो फिर आइस देगा, क्योंकि आइस के पास हीट क्या है? कम। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज मोर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? बॉइलिंग वाटर ज्यादा जला सकता है या स्टीम? तो आंसर क्या होगा? अपन देख चुके हैं कि स्टीम में क्या होती है? ज्यादा एनर्जी होती है। किसकी वजह से? एक्स्ट्रा लेटेंट एनर्जी की वजह से, तो वो ज्यादा बर्न दे सकती है। तो वाटर स्टीम हैज मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर because particle of steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization, so it cause more burns than water. Boiling water के पास जितनी एनर्जी है इतनी की इतनी एनर्जी इसके पास भी है, साथ में एक्स्ट्रा क्या है? लेटेंट हीट। और ऐसे कैसे एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? why ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? क्योंकि वाटर के पास जो एनर्जी है वो आइस से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आइस के पास लेटेंट हीट नहीं है, और लेटेंट हीट नहीं होने की वजह से आइस कंपैरेटिवली थोड़ा कूलिंग ज्यादा देगा। तो वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैड मोर लेटेंट हीट, मोर हीट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट। ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा हीट इट इज लेसर कूलर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, और इस वजह से आइस ज्यादा कूलिंग देगा। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट करो। फिर नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अपन पहले कर चुके हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज नॉन एज सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना लिक्विड स्टेट में जाए बिना, तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, उसको अपन को एक एक्टिविटी से शो करना है। एक चाइना डिस्क लेंगे और उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फ्लास्क रख देंगे। ठीक है, और इस फ्लास्क का जो ये स्टेम वाला पार्ट है इसको कॉटन से प्लग कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। अब इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं।
तो यहाँ गर्म करते हैं तो थोड़ी देर तो ये सॉलिड दिखाई देता है और फिर एकदम ही वेपर दिखाई देती है, कोई लिक्विड नहीं दिखाई देता, सीधा ही वेपर। और वो वेपर ऊपर वाले पार्ट में धीरे धीरे सॉलिड होकर इकट्ठी होने लगती है। अगेन कोई लिक्विड स्टेट नहीं दिखाई देती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, और गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। कोई लिक्विड स्टेट नहीं आ रही। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसीजर है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश, put inverted funnel over it, put a cotton plug on stem of the funnel, now heat slowly, vapor of NH4Cl rise up, get cooled in the upper portion and change into solid. We don't see any kind of liquid. Conclusion क्या होगा कि NH4Cl डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू गैस, और ये कौन सा प्रोसीजर होगा, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये अच्छे से डायग्राम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन एक प्रोसीजर है जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग से थोड़ा सा अलग है दो चीजों में। एक तो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। दूसरा, बॉइलिंग जो है पूरे बल्क में, मतलब पूरे कंटेनर में होता है, जबकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे होता है। तो देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर पार्टिकल ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। सपोज करो कि ये कोई लिक्विड है, इसके सारे पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है। जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें आजू बाजू से चारों तरफ से कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ नीचे की तरफ से अट्रैक्ट कर रहा। तो सरफेस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। पार्टिकल एट सरफेस है हाई काइनेटिक एनर्जी। अब ये सरफेस के जो पार्टिकल है, एल का मतलब लिक्विड, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल जो सरफेस पे है ये आसपास जो सराउंडिंग के टच में आ गए, क्योंकि सरफेस जो होती है सराउंडिंग के कांटेक्ट में होती है, तो वहां से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में। ये जो लिक्विड दे रखे हैं ये आसपास सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। दीज सरफेस पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू गैस। और इस तरीके से ये टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उस पे भी ये किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। ये प्रोसीजर क्या होता है, इवेपोरेशन। और साथ ही ये भी प्रूफ हो गया कि इवेपोरेशन कैसा है, एक सरफेस फिनोमेनन है। अब इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाली चीजें, किससे इवेपोरेशन ज्यादा होता है और किससे कम। तो 4 फैक्टर है। पहला है सरफेस एरिया। तो देखो, चारों ही को अपन कपड़े सुखाने के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखो, अगर गीले कपड़े को अपन सुखाना है तो अपन उसको पूरा फैलाते हैं। फैलाने का अपना मोटिव क्यों आता है कि जो सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतने ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल सराउंडिंग के कांटेक्ट में होंगे और उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो सुखाने पे ऐसे खुले करके सुखाएंगे तो ज्यादा जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो हायर द सरफेस एरिया, हायर द नंबर ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल एंड इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग, और इससे क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है। सेकेंड है टेम्परेचर। एज वी इंक्रीज, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो भी पार्टिकल है सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो आसानी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने पर इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा। इसको भी अपन कपड़े सुखाने से समझ सकते हैं। गर्मियों में कपड़े जो होते हैं वो सर्दियों के कंपेयर में क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। कारण है हाई टेम्परेचर में इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। तो पहले अपन ये देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर में वाटर वेपर कितनी है उसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब अगर पहले से ही आसपास वाटर वेपर ज्यादा होगी तो जो भी सब्सटेंस है उससे लिक्विड निकलकर वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आसपास पहले से ही वाटर वेपर है। और जो एयर जो होती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर पाती है। तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी, अगर वो कैपेसिटी जितना पहले से ही वाटर वेपर होगा तो और वाटर वेपर नहीं बनेगा। कहने का मतलब इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी
उतना ही कम इवोपरेशन होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवोपरेशन घटेगा। इसको भी अपन किससे समझ सकते हैं? क्लोथ से। बारिश की जो मौसम होता है उसमें कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है, तो कपड़े से लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर सराउंडिंग में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विंड स्पीड। देखो विंड क्या करती है, विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ विंड। जितनी ज्यादा विंड होगी वो क्या करेगा कि जो वाटर वेपर है उसको उस पर्टिकुलर जगह से लेकर कहीं और चली जाएगी। तो कहीं और चली जाएगी तो अपन जो भी चीज से इवोपरेशन हो रहा है उससे जो वाटर वेपर बाहर आएगी वो उस पर्टिकुलर चीज के चारों तरफ इकट्ठी नहीं रहेगी, वो वहां से आगे कहीं मूव करती जाएगी, तो इवोपरेशन और हो सकता है। उस कंटेनर या उस चीज के चारों तरफ वाटर वेपर की अमाउंट को बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि वो विंड उस वाटर वेपर को कहीं लेके चली जाएगी। तो जितनी ज्यादा विंड चलेगी उतनी ज्यादा इवोपरेशन होगा। कपड़े उतने ही ज्यादा आसानी से क्या होंगे, सूखेंगे। तो यह सब आप नोट कर लीजिए, ये अपने इवोपरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कि इवोपरेशन कॉज कूलिंग। क्या इवोपरेशन की वजह से कूलिंग होती है? देखो इसको समझिए। इवोपरेशन होने के लिए जो लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल है उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो वो जिस भी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और वो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ठंडा। तो हाँ, इवोपरेशन से क्या होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसको समझते हैं। फॉर इवोपरेशन लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग डिक्रीज द हीट इन सराउंडिंग। उससे सराउंडिंग की हीट कम हो जाती है और वो क्या करती है, कूलिंग करती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा याद रखें कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो हीट लिक्विड को किसमें, गैस में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर हो, या फिर एसीटोन हो, या पेट्रोल हो, या परफ्यूम हो। ये कुछ लिक्विड है, अगर अपन पाम पे डालें, हथेली पे डालें, तो वहां से हथेली अपन को ठंडी ठंडी सी लगती है। तो ऐसा क्यों? तो देखो जैसे ही इन सब लिक्विड को हथेली पे डालेंगे, ये सारे वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब आसानी से इवोपरेट होते हैं। तो जैसे ही इनको अपन पाम पे डालेंगे तो ये पाम की जिस सरफेस के कांटेक्ट में, उस सरफेस से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, अगेन कितनी, लेटेंट हीट जितनी, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, और सराउंडिंग में चले जाएंगे। लेकिन वो उस वाली सरफेस का टेम्परेचर जहां से उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया था, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड है। देखो एक सिंपल सी बात है, हीट जहां से एब्जॉर्ब करेंगे वो चीज ठंडी हो जाएगी। जैसे अपन को पूछते हैं कि अर्थन पोर्ट में पानी रखने पे ठंडा क्यों होता है, तो अगेन सेम, अर्थन पोर्ट की जो बाहर वाली बाउंड्री है वो वाटर, अर्थन पोर्ट बोले तो मटका, जो मटके की जो बाहर वाली जो बाउंड्री है उस पे जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड इवोपरेट होने के लिए जो हीट है वो अंदर जो लिक्विड फिल कर रखा है उससे एब्जॉर्ब करता है। तो धीरे धीरे अंदर के लिक्विड का टेम्परेचर घटता है तो वो ठंडा हो जाता है। डेजर्ट कूलर जो होते हैं वो भी मतलब क्या करते हैं, जो उनकी जो चारों तरफ की वो बाउंड्री पर जो लगा रखे होते हैं वहां पर इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन के लिए उन्हें भी हीट चाहिए। तो वो हीट कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर की तरफ से, जो फैन और उनके चार वॉल के बीच में जो अंदर का सराउंडिंग है उधर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो उधर वो कैसा हो जाता है, ठंडा। तो कहने का मतलब है इवोपरेशन होने के लिए जिस जगह से अपन हीट एब्जॉर्ब करेंगे वो जगह क्या हो जाएगी, ठंडी फील होगी। नेक्स्ट है वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में कॉटन क्लोथ क्यों पहनने चाहिए? तो देखो समर में क्या होता है, अपने बॉडी से स्वेट निकलता है, और वो स्वेट क्या करता है, आसपास के सराउंडिंग में वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके चला जाता है। और ये करने के लिए उसे क्या करनी होगी, हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वो हीट एब्जॉर्ब करता है किससे, स्किन से। तो इसलिए स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। लेकिन स्किन और स्वेट और सराउंडिंग के बीच में क्लोथ आते हैं। तो अगर क्लोथ ऐसा होगा जो स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब करे तब तो वो सराउंडिंग तक ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर क्लोथ ऐसा हुआ जो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करे तो वो स्वेट अंदर का अंदर ही रहेगा। तो अपन को कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनने चाहिए कि कॉटन क्लोथ क्या करता है, उन स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में इवोपरेट होने के लिए जगह अवेलेबल करवा देगा।
और इससे अपन क्या होंगे, स्वेट जो होगी वो इवोपरेट होती रहेगी और अपन को ठंडा लगता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। तो देखो डेजर्ट कूलर जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, डेजर्ट कूलर बेस्ड होते हैं अपने इवोपरेशन पे। जितना ज्यादा इवोपरेशन करेंगे उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, वो ठंडक पैदा करेंगे। अब कंडीशन दे रखी है हॉट एंड ड्राई। हॉट का मतलब टेम्परेचर ज्यादा और ड्राई का मतलब ह्यूमिडिटी कम। टेम्परेचर अपन पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी इवोपरेशन ज्यादा होगा। मतलब हॉट और ड्राई कंडीशन इवोपरेशन को बढ़ाती है और ज्यादा इवोपरेशन की वजह से ज्यादा ठंडक होगी और जो डेजर्ट कूलर जो होंगे वो ज्यादा ठंडक देंगे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आप अगली इन स्लाइड में देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए और मस्त रहिए।